हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस टी राव आप लोगों की दुआ से अच्छा हूँ। और जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि लगातार मैं वीडियो डालूँगा, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से मैंने डाल नहीं पाया और मैं समझता हूँ कि आप लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। चलिए मैं उसकी भरपाई करता हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने शुरू किया था, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट शुरू किया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से इन क्षेत्रों से हमारे यहाँ पुर्तगाली पहले आए, फिर अंग्रेजी लोग आए, डच लोग आए और धीरे धीरे हमारे भारत पर उसने कब्जा किया और लगभग 300 सालों तक शासन किया। और इस दौरान हमने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने कई कई पॉलिसियां, नीतियां लागू की, जिसका आज हमारे संविधान का प्रमुख आधार है। और यही कारण है कि आज हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संवैधानिक विकास, और ये मेरा पहला चैप्टर था। स्टूडेंट्स, जहां तक मैंने आपको छोड़ा था कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया और इस समय बताया था मैंने कि मुगल दरबार में स्थिति काफी अच्छी है। किसकी? पुर्तगालियों की। यानी यह जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में लगभग पुर्तगालियों का कब्जा यानी दबदबा कायम हो गया था। और इस दबदबे के कारण यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जब कैप्टन हॉकिंस आया, वह जहांगीर से विशेष कृपा पाया है। वह खान हॉकिंस है, उसको खान की उपाधि जहांगीर ने दी, मनसबदारी भी दी उसको, ठीक है। इसलिए इस दरबार में रहने के बाद भी जहांगीर से वह आग्रह करता है कि मुझे भी भारत में कुछ दीजिए, लेकिन उसको नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो मैंने बताया कि ये रूट हमेशा डिस्टर्ब है, आज भी डिस्टर्ब है ये रूट, उस समय भी डिस्टर्ब रहा। आज देखेंगे आप कि यहाँ पर तैयार हो रहा है कौन सा पोर्ट? ग्वादर पोर्ट, ठीक है। यहाँ तैयार हो रहा है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। कौन तैयार कर रहा है? पाकिस्तान में यह जो ग्वादर बंदरगाह है, यह कौन तैयार कर रहा है? चीन तैयार कर रहा है। इसलिए चीन तैयार कर रहा है कि एक तो देखिए चीन की यह परेशानी है कि चीन जो आज के डेट में अरब सागर और इधर जो व्यापार कर रहा है, उसको आना पड़ता, इस रूट से आना पड़ता, ये रूट से आना पड़ता है। यानी ये जो यहाँ पर जो आपको गैपिंग दिख रहा है, ये है पाक जल डमरू, जिसको कहते हैं पाक जल संधि। ओके, पाक जल संधि से इसको व्यापार करना पड़ता है, ठीक है। तो अब अगर ये यहां से सामान ले आता है, यहां से सामान यहां लाता है, आराम से बिना कोई परेशानी के सामान यहां बेच लेगा। यहां पर भी ये पोर्ट डेवलप कर रहा है, यहां से इन क्षेत्रों में यह सामान ले आएगा। तो इसी प्रकार भारत भी काउंटर पार्ट करने की तैयारी कर रहा है, और काउंटर पार्ट करने की तैयारी जब कर रहा है तो यह क्षेत्र है कौन? यह ईरान है। और ईरान में भारत ने चाबहार पोर्ट को तैयार कर दिया। चाबहार पोर्ट को तैयार कर दिया। वह अफगानिस्तान में भी कई कई प्रोजेक्ट को अपना लगाए हुए है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अफगानिस्तान में जो प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, आप देखते हैं कि अफगानिस्तान से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही लोगों को मांगनी पड़ी। आज रसिया का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता अगर वह अफगानिस्तान में हाथ नहीं आजमाता, और आज अमेरिका के भी पोल नहीं खुलती अगर वह अफगानिस्तान में शासन करने की सिस्टम को छोड़ देता। इसलिए यह क्षेत्र हमेशा से परेशानी का सबब रहा है, चाहे वह आज हो चाहे पहले हो। इसलिए
अंग्रेजों के लिए परेशानी यह है कि उसे इस क्षेत्र में आना ही है और पुर्तगाली आ चुका है। तो अंग्रेजों को क्यों आना है भाई? क्या कमी हो गई कि ब्रिटिश को यहाँ भारत में आना पड़ा और भारत में आकर इतने लंबे समय तक शासन किया? मैंने आपको बताया था कि यह है यूनाइटेड किंगडम, और यह भी बताया था कि जो व्यक्ति जितना अधिक परेशानी में रहेगा, ठीक है, जितनी समस्या उसके पास रहेगा और उस समस्या को वह जितना फेस करेगा, उस समस्या से वह जितना टकराएगा, उतना ही वह आगे बढ़ेगा। इसलिए समस्या को लेकर बैठे रहना और उसको रोना समस्या का निदान नहीं है। हम सभी को समस्या से जूझना पड़ता है, समस्या को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, समस्या को जीतना पड़ता है, और जीतते जीतते एक समस्या भी आपसे हार मान जाती है कि यह हमसे भी बड़ा खिलाड़ी है, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और वही समस्या आपके लिए क्या बनती है? अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, इसलिए आप सभी उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं जो जहां है। मैं अक्सर प्राय देखता हूं कि कोई विद्यार्थी अगर पार्ट 1 में है, मेरे पास आता है, पार्ट 1 में उसको लगता है कि बहुत टाइम है, और जो विद्यार्थी पार्ट 1 पार्ट 2 को एंजॉय नहीं किया, पार्ट 3 में जाने के बाद अब उसके सिर पर घंटा बजने लगा। अब उसको लगता है जल्दी नौकरी, जल्दी नौकरी। नौकरी क्या यहाँ पर रखा हुआ है कि आप आएंगे और आपको तुरंत पीपीएससी सर्टिफिकेट दे देगी कि नौकरी आप ले लीजिए? आप जहां भी बैठे हैं और जिस भी अपने बगल वाले किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि आज वह यूपीएससी में पास कर गया, यूपीएससी का रिजल्ट ले आया, अदर रिजल्ट ले आया, क्या उस रिजल्ट के पीछे उसने बैठकर सारा काम कर लिया? उस रिजल्ट के पीछे पीछे दौड़ा, उस रिजल्ट को उसने पकड़ा, और रिजल्ट भी उसकी पकड़ में आया, क्योंकि रिजल्ट ने देख लिया कि इसी के खाते में मुझे जाना है, क्योंकि इसके लिए उसने काफी जद्दोजहद किया। आप भी जद्दोजहद कीजिए। इतिहास में कौन कहां पैदा हुआ इस पर इतिहास डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड यह करेगा कि आपकी इस दुनिया से जाने के बाद कितने लोग आपको इतिहास में याद करते हैं। इतिहास वह होगा। ओके, ब्रिटेन ने भी इतिहास बनाया। आप समझ लीजिए कि इससे एक सामान को, एक प्रोडक्ट को यहाँ बेचने के लिए, यूरोप में बेचने के लिए इतना लंबा इंग्लिश चैनल को पार करना पड़ेगा। इसलिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कौन सा चैनल है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कौन सा चैनल? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि फ्रांस के बाद इतना बड़ा लैंड है, या कोई भी सामान बनाएगा आराम से जाकर यूरोप में बेच सकता है। लेकिन ब्रिटेन अगर एक सामान बनाएगा तो इसको लंबा जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इतने बड़े समुद्री मार्ग में जहां की दूर दूर तक कोई आइलैंड नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहां पर यह पहुंच जाना है और अपने सामान को जैसे भी हो, जबरदस्ती हो, मर्जी से हो, बेच ही ले रहा है। इसीलिए दुनिया में सफल अंग्रेज भी हुआ। तो पुर्तगाली पहले आया, और पुर्तगाली के आने के बाद मैंने बताया कि इन क्षेत्रों पर लगभग उसका कब्जा हो गया। इतना अधिक दबदबा उसने कायम कर लिया कि आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पैर रख दे। धीरे धीरे इसने यहाँ पर एक कार्टाज का सिस्टम लागू किया, आज्ञा पत्र लागू किया। यानी अब कोई भी, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी अगर जहाज यहाँ पर आएगा तो सबसे उसको पास खरीदना पड़ेगा सबसे पहले, और पास खरीदने के बाद ही इन क्षेत्रों में वो आएगा, और इन क्षेत्रों में आने के बाद ही वह व्यापार कर सकता है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब? यह क्वेश्चन मैंने 3 बार किया, इसलिए आपको पूरी तरह से याद रखना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में, और इसमें छोटी बड़ी 217 कंपनियां हैं। इसमें एक धारक, शेयर धारक महारानी भी है। इसलिए जेम्स फर्स्ट ने इस समय
भारत में अपने एक दूत को भेजा, यह है कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस जो है हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। कौन से जहाज से? हेक्टर नामक जहाज से वह भारत आया था। ठीक है। और आने के बाद यह जहांगीर की कोर्ट में गया। यह व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस जो व्यक्ति है यह तुर्की भाषा जानता है। कौन सा भाषा जानता है? तुर्की भाषा। और जहांगीर भी तुर्की भाषा जानता है। ठीक है। इसलिए अगर क्वेश्चन रहता है कि कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से कौन से भाषा में वार्ता की थी, तो वर्सेज जहांगीर किस भाषा में? तुर्की भाषा में। दोनों ने तुर्की भाषा में संवाद किया। ठीक है। तुर्की भाषा में दोनों ने संवाद किया। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस कई वर्षों तक रहा। उसने जहांगीर से आग्रह किया कि मुझे भी कहीं कहीं जगह दीजिए। जब पुर्तगाली इतने क्षेत्रों में रन कर लिया मुझे भी कहीं दीजिए। लेकिन आप समझ लीजिए कि अभी मुगल दरबार को भी यह हिम्मत नहीं पड़ी है कि पुर्तगालियों को भारत में रियायत दे दिया जाए समुद्री तट में। इसलिए मैंने कहा कि जो जितना रन करेगा, जो जितना समस्या को फेस करेगा वह उतना ही आगे बढ़ेगा। इसने भी समस्या को फेस किया और समस्या को फेस करते हुए इसने गुजरात के तट पर 1612 ईस्वी में, कब? 1612 ईस्वी में क्या लड़ा? तो स्वेली का युद्ध लड़ा। ठीक है। क्या लड़ा? स्वेली का युद्ध। और स्वेली का युद्ध का नायक है कैप्टन वेस्ट। स्वेली युद्ध का नायक कौन? कैप्टन वेस्ट। और कैप्टन वेस्ट ने पुर्तगाली को पराजित कर दिया 1612 ईस्वी में। जैसे ही पुर्तगाली को 1612 ईस्वी में पराजित कर दिया, मुगल दरबार सहित भारत के जितने भी दरबार थे सबको लगने लगा कि पुर्तगालियों को पराजित किया जा सकता है। और 1612 ईस्वी वह मील का पत्थर है जिस पर चलकर अंग्रेज पहुंच गया। कहां? बंगाल पहुंच गया। ओके। 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल गई। और उसके बाद धीरे धीरे इसने अपना विस्तार किया। विस्तार करते हुए इसने बंगाल में भी अपना फैक्ट्री खोल लिया। ओके। दुनिया में दो देश अगर सबसे बड़ा दुश्मन था यूरोप में तो वह ब्रिटेन और फ्रांस था। इसलिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति तो पहले ही हो गई, लेकिन फ्रांस तो इन वार में उलझ गया, विस्तारवादी वार में उलझ गया। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ। 1664 में। ठीक है। किसने गठन किया? तो इस समय 1664 में यहां का वित्त मंत्री है कॉलबर्ट। और कॉलबर्ट ने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी दौड़कर भारत में आ रही है। अब आप समझ लीजिए कि अधिकतम जगहों पर पुर्तगाली से टकराया अंग्रेज। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्रश किया पुर्तगालियों को। अब आप समझ लीजिए कि ट्रेन में आप कोई सीट लिए हुए हैं और कोई व्यक्ति ट्रेन में आ गया और आपके जगह पर अगर वह बैठना चाहता है तो आपसे तो उसे लड़ाई करनी ही पड़ेगी, कोई उपाय भी नहीं है। यही बात यहाँ हुआ। इन क्षेत्रों में बैठा हुआ कौन? अंग्रेज। अब फ्रांसीसी आया, वह चाहता कि तुरंत हम सीट को हासिल कर ले। यह तो संभव है नहीं। आप ताकतवर हैं तो सामने वाले को सीट से उठा दीजिए।
ताकतवर नहीं है, चुपचाप खड़ा रहिए, इंतजार कीजिए। लेकिन पुर्तगालियों ने इंतजार करने की अपेक्षा टकराना ही उचित समझा। इसलिए पुर्तगाली भी मुगल दरबार से जहां तहां रियायत ले रहा है, और इसी रियायत में वह भी पहुंच गया कहां, तो बंगाल। और बंगाल में चंद्रनगर में उसने भी एक फैक्ट्री खोली, और कोलकाता में कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, अब फिर थोड़ा बैक चलते हैं, और इस बैक में हम लोग देखते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को यहां जल्दी जल्दी ज्यादा मौका मिलता चला गया। और इसका कारण है कि इसका कारण यह है कि कंपनी में शेर और लोमड़ी दोनों का गुण था, और इस शेर और लोमड़ी के गुण के तहत कंपनी को जहां लगा कि हमको किसी को क्रश कर देना, क्रश किया, और जहां लगा क्रश नहीं कर सकते वो उसने पैर भी पकड़ लिया। इसलिए वह जिन भी क्षेत्रों में गया, शुरुआती दौर में तो उसने चिरौरी ही की, यानी आग्रह ही किया, और यह आग्रह करते करते बंगाल पहुंच गया। और बंगाल में इस समय यानी 17वीं शताब्दी में जहांगीर का बेटा शाह शुजा यहाँ पर गवर्नर है। ठीक है, 1658-59 में यहाँ पर शाह शुजा गवर्नर है, और शाह शुजा ने सबसे पहले कंपनी को यह रियायत दी कि मात्र 3000 रुपये, मात्र 3000 रुपये पर ईयर, वार्षिक देकर आप पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसे और आगे बढ़ा लिया, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल दरबार काफी कमजोर हो गया। मुगल दरबार कमजोर हो जाने के बाद पहला जो शासक बना उत्तर मुगल काल में, यानी लेटर मुगल पीरियड में, वह कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट है। और बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जहांदार शाह, और जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर शासक बना। फर्रुख सियर जब शासक बना तो इस समय उसके दरबार में एक व्यक्ति आया है जिसका नाम है जॉन सरमन। क्या नाम है उसका? जॉन सरमन। जॉन सरमन ने फर्रुख सियर से आग्रह किया कि मुझे भारत में और रियायत दिया जाए, और इससे दोहरा दिया गया। 1717 में फर्रुख सियर ने यह जो शाह शुजा के द्वारा दी गई रियायत थी, यह तो क्षेत्रीय रियायत थी, राजकीय दिल्ली दरबार से दिया गया रियायत नहीं था। अब वह दिल्ली दरबार से रियायत ले रहा है, और इस रियायत में हम लोग देखते हैं कि 1700 में फर्रुख सियर ने जो रियायत दी, इसको कहा जाता मैग्ना कार्टा कहा जाता। कंपनी के लिए यह मैग्ना कार्टा है, और इस मैग्ना कार्टा में हम देखते हैं कि कंपनी को रिटेन आश्वासन दे दिया, लिखित आश्वासन दे दिया। नंबर वन क्या? कि 3000 रुपये वार्षिक अदा कीजिए, और वार्षिक अदा कर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आप फ्री व्यापार कीजिए। इसके लिए क्या किया जाएगा? आपको पास दे दिया जाएगा, पास दिया जाएगा। और इस पास के द्वारा आप क्या करेंगे कि जहां भी आप व्यापार करने के लिए जाते हैं, आप पास दिखाइएगा, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही इस पास ने लंबी पास कर दिया, पास खेल शुरू हो गया। इस पास खेल में क्या हुआ कि कंपनी तो अपना सामान लेकर निकल जा रहा पास दिखाकर, और कंपनी बैक डोर से क्या करती है कि भारतीय व्यापारियों को पास बेच देती है। अगर भारतीय व्यापारियों को 500 रुपये देना है टैक्स, तो कंपनी के कर्मचारी ने क्या किया? अपना पास उसको 250 में बेच दिया। 250 कंपनी को फायदा हो गया,
और 250 भारतीय व्यापारी को फायदा हो गया। लेकिन आप समझ लीजिए कि मुगल नवाब को क्या फायदा हुआ? मुगल नवाब तो घाटे में चला गया। जब तक एक राजा को सॉलिड टैक्स नहीं आएगा, वह लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेगा, अधिकारियों को वेतन कैसे देगा, क्षेत्र का विकास कैसे करेगा? इसलिए समस्या अब शुरू हो गई। और 1717 में फर्रुखसियर ने जो फरमान दिया, यह मुगल दरबार का दिया हुआ लिखित फरमान है, कोई क्षेत्रीय गवर्नर का नहीं है। अब कंपनी पूरे भारत में दम ठोक कर दिखा सकती है, ब्रिटेन में भी वो दिखा सकती है, देखिए हमको राजा ने दिया है, मुगल सम्राट ने दिया है। क्षेत्रीय जो शासक होंगे बंगाल के, उसको भी दिखा सकता है। किसने दिया? तो मुगल सम्राट ने दिया, आप इसे मना नहीं कर सकते। इसलिए फरमान जारी कर दिया गया। इसके साथ ही कहा गया कि आप भारत में अपने सिक्के भी ढाल सकते हैं, ठीक है। वह भी कंपनी ने काम कर लिया और धीरे धीरे कंपनी बंगाल में एडजस्ट होती चली गई। इस समय का इतिहास काफी उलझा हुआ है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या, तो क्षेत्रीय स्थिति क्या है। 1717 के बाद मुगल दरबार कमजोर हो गया और नए नए राजा अब खुद नहीं बन रहे हैं, बल्कि उसे कुर्सी पर बैठाया जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि आप जहां देखते हैं कि लूट का माल, आपको लूट का माल मुफ्त में नहीं मिलता है, उसके लिए आपको अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि रोटी की कीमत उस मजदूर से पूछो जिसने दिन भर रोटी के लिए जद्दोजहद किया। सफलता का आनंद उस व्यक्ति से पूछो जो असफल रहा और जद्दोजहद के बाद सफलता प्राप्त की। ठीक है, इसलिए आप कहीं दिए, बैंक ले जाके दे दिया, आपको नौकरी मिल गया, उसमें मजा थोड़े है। मजा तो तब है जब खुद से कमा कर नौकरी आप लीजिए, खुद से कमा के एक बेंच खरीदिए, खुद से कमा के एक मोबाइल खरीदिए और खुद से कमा कर एक संस्थान को डेवलप कीजिए। मजा तब है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बोलता है। लेकिन यही बात यहां हो गई कि अब मुगल दरबार यानी मुगल शासक का कॉन्फिडेंस नहीं बोलता है। अब कॉन्फिडेंस किसका बोल रहा? अधिकारियों का कॉन्फिडेंस बोल रहा, क्योंकि अधिकारी ने उसे शासक बनाया। तो कॉन्फिडेंस किसका बोलेगा? और अधिकारी अब तोल मोल करने लगा। आप नहीं मेरी बात को सुनिएगा, आपको हटा देंगे सत्ता से, दूसरे को शासक बना देंगे। इसलिए अब सत्ता का खेल चलने लगा, कुर्सी का खेल चलने लगा। इसलिए मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की थी। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शीद कुली खान ने की थी। और इस स्वतंत्र बंगाल की स्थापना में देखिए कि लंबे समय तक इसने शासन चलाया मुर्शीद कुली खान ने। मुर्शीद कुली खान के बाद सरफराज आया, फिर शुजाउद्दीन आया और इसके बाद अलीवर्दी खान आया। अलीवर्दी खान की मृत्यु अप्रैल 1656 में 1756 में हो गई। अप्रैल 1756 अलीवर्दी खान की मृत्यु, यानी अलीवर्दी खान गो एंड बॉर्न हो गए। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां, एक का पूर्णिया में शादी हुआ, एक का ढाका में हुआ और एक बेटी उसी के यहाँ है। बंगाल में जो बेटी थी उसी से एक संतान पैदा हुआ जिसका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को इसने बंगाल का शासक घोषित कर दिया अलीवर्दी खान ने। और सिराजुद्दौला अभी यंग एज का है, इसलिए भारत में प्रधानमंत्री अगर बना दिया जाए किसी 40 साल के व्यक्ति को, तब तो रास्ता में जाते समय अगर कोई कह दे कि देखो कैसा कपड़ा पहन रहा है, कॉलर पकड़ लेगा निकल के। लेकिन प्रधानमंत्री बनाया जाता है किसको? जो ओल्ड एज के हो जाते हैं उसको, क्योंकि इसमें बर्दाश्त करने की क्षमता है। लेकिन अलीवर्दी खान जब शासक बना, बंगाल का नवाब बना, तो उसको लग रहा था कि कंपनी दौड़े दौड़े आएगी मेरे पास, बुके लेकर आएगी, मेरा सम्मान करेगी, मेरे कुर्सी के नीचे वो बैठेगा। लेकिन अभी कंपनी उस स्थिति में नहीं है, अब कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है।
इसलिए सिराजुद्दौला को एक तो कंपनी से खुन्नस है, दूसरी इसका जो और भी खानदान का था, जैसे एक तो है घसीटी बेगम, इसकी मौसी है, यह भी दावेदार है सत्ता का। और एक है पूर्णिया से शौकत जंग, जो इसकी एक बेटी का दामाद है, वह भी बनना चाहता है। और इन दोनों ने क्या किया कि कंपनी के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया, षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला के दरबार के भी कुछ लोग, मीर जाफर है, राय दुर्लभ है, जगत सेठ है, इन लोगों ने भी मिलकर सिराजुद्दौला के साथ कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया। और इसी समय सबसे बड़ी घटना क्या घटी कि फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पर है चंद्रनगर में, और फ्रांसीसी कंपनी दौड़ते हुए सिराजुद्दौला के पास आई और उसने कहा, भाई बाप मुझे बचाइए, मुझे तो लूट लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इसलिए आपके रहते ऐसा काम हो रहा, आपके समय में ऐसा काम हो रहा। सिराजुद्दौला ने आओ देखा बताओ, और उसने तुरंत आदेश दे दिया कंपनी को कि आप फ्रांसीसी का क्षेत्र खाली कीजिए, अभी आप उस पोजीशन में है भी नहीं। इसलिए कंपनी ने साफ इनकार कर दिया। जैसे ही कंपनी ने इनकार किया, वैसे ही सिराजुद्दौला ने 1756 में अटैक कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भाग गए और भागते हुए यह कंपनी के लोग चले आए कहां, तो यहां पर। और यहां पर एक आइलैंड था जिसका नाम है फुल्टा। फुल्टा नामक आइलैंड में कंपनी के कर्मचारी आकर रुक गए और नवाब मुर्शिदाबाद में आराम करना शुरू कर दिया। इनके जो विश्वसनीय अधिकारी हैं वह तो खुद से बेईमानी पर उतर आए हैं। इसलिए इस समय यहां पर यानी मद्रास में एक व्यक्ति है जिसका नाम है लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव के पास यह मैसेज गया कि बंगाल में ऐसा ऐसा वाकया हो गया है। इसलिए लॉर्ड क्लाइव ने बिना देर किए यहां से सेना इकट्ठी की और सेना इकट्ठी करते हुए वापस किया, और वापस जाने के बाद सबसे पहले नवाब की सेना को हरा दिया। और नवाब की सेना को हराते ही अलीनगर की संधि हो गई 1756 में। और अलीनगर की संधि कंपनी के शर्तों पर नवाब को करनी पड़ी। अभी तक नवाब की शर्त को कंपनी मानती थी और अब कंपनी के शर्त को नवाब मान रही है। इसलिए यहां पर कंपनी की शर्तों के अनुसार नवाब को समझौता करना पड़ा और जितने भी अधिकार थे कंपनी के सारे वापस कर दिए। कॉन्स्पिरेसी आगे बढ़ती रही और यह कॉन्स्पिरेसी तब तक नहीं थमी जब तक जून 1757 में में पलासी का वार नहीं हो गया। इसलिए जून 1757 में पलासी का वार, और इस वार में एक तरफ कौन है, एक तरफ है कंपनी। लेकिन कंपनी अपने बदौलत नहीं लड़ रही है, बल्कि भारतीय लोगों के ही बदौलत कंपनी लड़ रही है। इसलिए इसके साथ यह है पलासी का वार। वार ऑफ पलासी। कब? 23 जून 1757। नदी कौन? भागीरथी। क्षेत्र कौन? नदिया जिला। बंगाल। ठीक है। इस युद्ध में
हम देखते हैं कि किसके किसके बीच में, तो ये युद्ध है सिराजुद्दौला वर्सेस कंपनी। कंपनी की ओर से कौन, तो सबसे बड़ा मीर जाफर, और मीर जाफर क्या है, तो नवाब का मीर बख्शी है। मीर बख्शी का मतलब क्या, सेनापति, आर्मी चीफ है। राय दुर्लभ है, जगत सेठ है, इन सभी ने कॉन्स्पिरेसी किया और कॉन्स्पिरेसी करते हुए सिराजुद्दौला को पलासी के मैदान में हरा। इसलिए क्वेश्चन रहता है कि पलासी की लड़ाई कोई लड़ाई न होकर मात्र एक झड़प थी, इसलिए 2 ही 3 घंटे में युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि यह सेना लेकर चुपचाप साइड में बैठा रहा। सिराजुद्दौला वहां गया भी, कुछ ही सिपाहियों ने लड़ाई लड़ी और सिराजुद्दौला को कहा गया कि आप मैदान से भाग जाइए। सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद पहुंच गया और मुर्शिदाबाद में ही मीर जाफर के बेटे मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और इतिहास की एक बड़ी घटना हो गई। जून 1757 में बंगाल का नवाब मारा गया, वह युद्ध में हार गया और यह जो बंगाल का दरबार था यह कॉन्स्पिरेसी का अड्डा बन गया। ओके, इसलिए जून 1757 तक मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। यहां तक की वीडियो को आप देखिए, आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और अगर कोई मुझसे गलती हो गई है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं उस पर कमेंट कीजिए। ओके, गुड नाइट।